हेलो गाइस, माई सेल्फ महक गुप्ता एंड वेलकम टू द चैनल डेली लर्न। मैं आपकी न्यू केमिस्ट्री टीचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक। जो भी स्टूडेंट्स अभी 10th क्लियर करके 11th में मूव होने वाले हैं उनके लिए हमारा ये आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस नॉलेज को एक्वायर कर पाए। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट विल बी पीरियोडिक टेबल। आप सब 10th क्लास में आपका चैप्टर 5 था क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल्स, वो सब पढ़ के ही आए हैं। जब 10th के लेवल पे आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा है तो उस टाइम पे आपने सिर्फ बेसिक्स चीजें पढ़ी हैं। तो उससे अब हमने वास्ट में उसको पढ़ना है कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स है जो उसको इफेक्ट करते हैं। जो पीरियोडिक टेबल बना गया है उसके ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज उसके ऊपर मेजर की जाती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिक्रीज होती है। तो वो सारा का सारा आज हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन दैट इज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल के बारे में आपने 10th में क्या पढ़ा है उसके बारे में एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो भी हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स और एलिमेंट पीरियड्स होते हैं, कितने होते हैं? ग्रुप्स कितने होते हैं? 18। एंड पीरियड्स कितने होते हैं? 7। किस तरह से इस पीरियोडिक टेबल को बनाया गया? अलग अलग साइंटिस्ट आए तो हमारे नेचुरल नेचर में एग्जिस्ट करते थे अलग अलग तरह के एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो उन्होंने सोचा कि इन सब एलिमेंट्स को एक प्रॉपर टेबल के अंदर अरेंज कर दे ताकि हम इसको क्लासिफाई करना हमारे लिए इजी रहे। तो अब उनको क्लासिफाई करने के लिए उन्होंने उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को मैच करके उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया। जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी थी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी मैच करती थी उनको एक लाइन में अरेंज कर दिया, जिन बाकी जो एलिमेंट्स की एक जैसी थी उनको अलग लाइन में अरेंज कर दिया। इस तरह से अरेंज करने पे उन्होंने 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स बनाए। अब ये जब 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स बने हैं तो डायरेक्ट तो बन नहीं गए, उससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना अपना क्राइटेरिया दिया। मेंडलीव आया, मेंडलीव ने अपना क्राइटेरिया दिया, 10th में पढ़ के आए हो आप सारे। मेंडलीव ने अपना क्राइटेरिया दिया। ऑक्टेव न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव रूल आया। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव रूल ने क्या दिया था कि हर एक 7 एलिमेंट के बाद 8th एलिमेंट दोबारा से फर्स्ट एलिमेंट के साथ अपनी प्रॉपर्टी मैच करता है। लाइक द सरगम ऑफ सारेगामापा। सारेगामापा में 7 सर होती हैं, सारेगामापा। तो वो जो 7 सर के बाद दोबारा से जो नेक्स्ट सर आती है वो फर्स्ट वाले के साथ मैच करती है। सिमिलरली अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो उसने न्यूलैंड साइंटिस्ट ने ये बताया था कि हर 7 एलिमेंट के बाद जो भी 8th एलिमेंट उसने अरेंज किया है तो वो हमेशा फर्स्ट की प्रॉपर्टी से मैच करेगा। उसके बाद जब सबके पीरियोडिक टेबल्स बन गए तो उसके बाद हमारा मेन पीरियोडिक टेबल बना दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जो हमारा फाइनल टेबल बना दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सब साइंटिस्ट, पहले एक साइंटिस्ट आया उसने अपनी कुछ प्रॉपर्टीज दी, उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करके नेक्स्ट साइंटिस्ट ने अपने कुछ लॉज बनाए, उससे उस टेबल को और ज्यादा वास्ट किया। फाइनल टेबल जो हमारा बना दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और जो हमारा फाइनल टेबल है उसके अंदर होते हैं हमारे 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। चलिए तो अब हम इसके बारे में देखेंगे कि किस तरह से ये 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स उसके अंदर बनाए जाते हैं। मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ। जैसे मान लेते हैं ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू सोन। ऐसे मैं पीछे वाले लिख देती हूँ यहाँ पे 16, 17, 18। ठीक है, हम मान लेते हैं ऐसे 18 ग्रुप्स बने होते हैं और हमारे पीरियड्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मैं आपको कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से उन्होंने अरेंज किया, जिससे आपको पूरा का पूरा टेबल जो है वो क्लैरिफाई हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आगे कैसे लिखा होता है? 1H1। इसका क्या मतलब होता है कि इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है। अब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में पता है क्या होता है? एटॉमिक नंबर और अगर एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक नंबर किसे बोला जाता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यू कैन से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दैट पर्टिकुलर एटम। अगर हम कोई भी पर्टिकुलर एटम उठा रहे हैं
हमारा कोई भी एटम है, फॉर एग्जांपल यू कैन से 6C12, कार्बन ऐसा होता है। तो जो ऊपर नंबर लिखा होता है 6, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। 6 क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि कोई भी एटम है, आपको नॉर्मल एटम के बारे में पता है, लाइक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर नंबर क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसके आउटर मोस्ट क्या बने होते हैं, शेल्स बने होते हैं। ये तो बेसिक से आपका 10th का। तो ये जो आपके शेल्स बने होते हैं, इन शेल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके इलेक्ट्रॉन्स आपके शेल में होते हैं। तो कोई भी अगर आपका न्यूट्रल एटम है तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं हमेशा, और उसको क्या बोला जाता है, एटॉमिक नंबर। तो अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका मतलब कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हैं और प्रोटॉन भी 6 हैं। और 12 क्या होता है यहाँ पे, एटॉमिक मास। ठीक है, 12 हमारा होता है यहाँ पे एटॉमिक मास। तो अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास के बारे में आपको बताती हूँ मैं कि क्या होता है। एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये कैसे बना, अब जो भी एटम है उसका मास किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, सारा का सारा उसके न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। कोई भी एटम है उसके न्यूक्लियस के ऊपर उसका एटॉमिक मास डिपेंड करता है। और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एक तो होता है प्रोटॉन्स और दूसरा हमारे पास होता है न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर ये दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब इन दोनों का जितना भी कॉम्बिनेशन होगा वो हमारा फॉर्मेशन करेगा एटॉमिक मास। तो इसलिए एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर हमारा कार्बन का एटॉमिक मास 12 है तो इसमें से हम ऑलरेडी एटॉमिक नंबर से कैलकुलेट कर चुके हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 हैं। तो जो बाकी 6 जाएंगे वो हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह से हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मास होता है। ठीक है, आप इनके बारे में पढ़ के भी आए हो बेसिक्स में, मैं आपको दोबारा से डिटेल में बता रही हूँ ताकि आपके जो फर्दर कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक टेबल के बारे में। हमने ये देखा कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो यहाँ पे होता है, जो फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट पीरियड पे होता है, दैट इज 1H1 हाइड्रोजन 1H1। अब 1H1 का क्या मतलब है, ऊपर 1 है दैट मीन्स इसका एटॉमिक नंबर क्या है 1, और नीचे बेस पे भी 1 लिखा हुआ है दैट मीन्स इसका एटॉमिक मास क्या है 1। तो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट एटॉमिक मास का डिस्कस किया, अगर हम यहाँ पे ये चीज देखें कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास 1 दे रखा है, प्रोटॉन्स क्या दे रखे हैं 1, इसका मतलब न्यूट्रॉन्स कितने हैं 0। ठीक है, तो इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं 0। और सेकंड एलिमेंट आपने देखा होगा यहाँ पे आपके पीरियोडिक टेबल में यहाँ होता है, ऐसा होता है 2He4। ठीक है, तो हमारा सेकंड एलिमेंट जो होता है वो ग्रुप 18 के पास लगाया होता है। देन होता है लिथियम 3 एटॉमिक नंबर वाला, देन होता है 4 एटॉमिक नंबर वाला बेरिलियम। ठीक है, इस तरह से आपके अरेंज करके एलिमेंट्स लगाए होते हैं। तो अब आपने इनके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में हमने ये चीज देखनी है कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में क्यों लगाया गया है और हीलियम को ग्रुप 2 में क्यों लगाया गया है, लिथियम को ग्रुप 1 के नीचे क्यों लगाया गया है, यहाँ पे क्यों नहीं लगाया गया, H के बाद क्यों नहीं लगाया गया। और यहाँ पे अगर हम यहाँ देखें तो ये होता है 11Na, सोडियम, सोडियम को Na के नीचे क्यों लगाया गया। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें इस चीज की कॉन्सेप्ट की क्लियरेशन होनी चाहिए, दैट इज वैलेंसी। तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, वैलेंसी के बारे में। तो हम वैलेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं। यस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसे बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अभी लाइक अगर हम देखें, कोई मैं एग्जांपल उठा लेती हूँ, वी कैन टेक सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो आपने 10th में ये चीज पढ़ी है
कि के शेल होते हैं, एल शेल्स होते हैं, एम शेल होते हैं, कि शेल्स को क्वांटाइज्ड किया जाता है। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, थर्ड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को क्वांटाइज्ड किया जाता है। इसका मतलब कि कोई भी अगर एटम होता है, उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड हमारी क्या होती हैं? शेल्स होती हैं। ये जो मैं बना रही हूँ ये क्या है? हमारी न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स हैं। इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो अगर हम ये जो एटम है ये सोडियम का बना रहे हैं, तो सोडियम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर एटॉमिक नंबर इसका 11 है, तो इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमें टोटल जो 11 इलेक्ट्रॉन्स है उनको किस तरह से इन शेल्स के अंदर अरेंज करना है? दैट विल बी लाइक KLMN शेल्स, ऐसे पढ़ा है हमने। तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ही जा सकते हैं, तो हम फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट शेल हो गया कंप्लीट। और सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम अपने सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए। टोटल कितने हो गए? 2 अंदर फर्स्ट शेल में डाले हैं और 8 सेकंड शेल में डाले हैं, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हमें कितने लगाने हैं सोडियम के अंदर? 11। तो दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो कहाँ जाएगा? थर्ड शेल में। सो व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर वैलेंसी की बात करें या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, सो द number of electrons in outermost shell आउटर मोस्ट शेल का मतलब जो भी सबसे बाहर वाला शेल आप कंसीडर कर रहे हो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब ये तो मैंने थर्ड वाला बनाया, इसके बाद और भी तो शेल्स होंगे, बट उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि इसके पास तो 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, अभी हम सोडियम की जो पर्टिकुलर केस की बात करें, तो जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है उसके पास जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनकी वैलेंसी के हिसाब से हमारा पीरियोडिक टेबल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जो ये पीरियोडिक टेबल की बात की, अब हमने फर्स्ट ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट कंसीडर किए हैं, हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम। हमने 3 एलिमेंट्स लिए ना यहाँ पे, हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम। वेट अ मिनट, मैं आपके लिए आपको डिटेल में बताती हूँ इसे। हाँ जी, हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम। अब अगर हम इसमें 3 एलिमेंट्स कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम। अब इन तीनों को ग्रुप 1 के अंदर क्यों लगाया गया, इसके बारे में हमने डिस्कस करना है कि ये तीनों एलिमेंट ग्रुप 1 के अंदर क्यों अरेंज किए गए। तो हम इनके एटॉमिक नंबर्स की बात करते हैं पहले। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो अब हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं कि इनके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन ऐसे लगेगा। दैट मीन्स इसके आउटर शेल में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। लिथियम की बात करें, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एज वी नो द KLMN रूल, तो इसके हिसाब से फर्स्ट वाले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में जाएगा, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 1। सिमिलरली अगर हम सोडियम की बात करें 11, इसका अभी हम पढ़ के ही आए हैं कि फर्स्ट वाले में 2, सेकंड वाले में 8, थर्ड वाले में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1। सो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर एक के अंदर कितने हैं? 1। तो जिस जोन से भी एटम्स के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स था उनको पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 1 के अंदर अरेंज किया गया। दैट मीन्स ये जो ग्रुप 1 के अंदर एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं इन सब के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। अब सिमिलरली ग्रुप 2 की बात करते हैं, तो ग्रुप 2 के अंदर उन एलिमेंट्स को अरेंज किया जाएगा जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। अब आप इस चीज को, अब मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ पे कि मैंने चीज बोली कि लिथियम को यहाँ पे लाइन वाइज क्यों अरेंज नहीं किया गया। लिथियम को इसलिए यहाँ पे अरेंज नहीं किया गया क्योंकि लिथियम के पास वैलेंस 1 इलेक्ट्रॉन था, तो उसको एक प्रॉपर अरेंजमेंट देने के लिए हाइड्रोजन के नीचे लगाया गया।
तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट बनती है। अब मैंने यहाँ पे बेरिलियम लिखा है, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 जाएंगे फर्स्ट शेल में और जो बाकी 2 हैं वो सेकंड शेल में जाएंगे। तो सेकंड आउटर मोस्ट शेल में कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको कहाँ पे डाला गया, ग्रुप 2 में। सिमिलरली 3 के लिए आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 4 के लिए आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया सो दैट उनके आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में अरेंज कर दिया गया। तो इस तरह से फॉर्मेशन हुई है हमारे पीरियोडिक टेबल की। अब ग्रुप्स के बारे में आपको क्लियर हो गया कि ये कैसे बने हैं। अब ये पीरियड्स क्यों बनाए गए हैं, 1 2 3, इसको पीरियड्स क्यों बनाए गए हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रही हूँ ना, इसको अगर अच्छे से समझ लोगे ना, तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज मैं आगे बताने वाली हूँ, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, उसको समझने में आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि इनके बेस पे ही वो कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक है, तो अब हम पीरियड्स की बात करते हैं। तो पीरियड्स कैसे लिए जाते हैं। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, इसी से हमारा ये क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए, हमने 3 फर्स्ट ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स थे, H, Li और N। हमें ये पता लग गया कि ये फर्स्ट ग्रुप में इसलिए हैं क्योंकि इनके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हमने ये देखना है कि H जो है वो पीरियड 1 में है, Li जो है वो पीरियड 2 में है और सोडियम जो है वो पीरियड 3 में है। इसमें क्या मतलब अरेंजमेंट में उन्होंने, साइंटिस्ट ने सोच के इनको बनाया है। तो अगर आप ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को देखो तो आप देख सकते हो, जो फर्स्ट वाला है हाइड्रोजन, इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में है, फर्स्ट शेल में है। ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये हमारा फर्स्ट शेल ही है, तो इसका फर्स्ट शेल है उसके अंदर है। अब यहाँ पे इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, लिथियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए थे, सेकंड शेल में है, तो लिथियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है। और अगर सिमिलरली सोडियम की बात करें 1 2 3, तो सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, थर्ड शेल में है। तो जोन से नंबर ऑफ शेल्स में हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं वही हमारा पीरियड होता है। इज इट क्लियर। देखिए, हमने हाइड्रोजन को पीरियड 1 में रखा है। क्यों रखा है हाइड्रोजन को पीरियड 1 में, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है। लिथियम को पीरियड 2 में क्यों रखा गया है, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है। सोडियम को पीरियड 3 में क्यों रखा गया है, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है। तो इस तरह से हमारे ग्रुप्स और पीरियड्स की फॉर्मेशन होती है। यू कैन क्लियरली गेट दिस थिंग कि जो भी फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, अब फर्स्ट शेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, तो पहला आया हाइड्रोजन, दूसरा आया हीलियम, तो ये दोनों अरेंज हो गए। जब थर्ड इलेक्ट्रॉन जाना था तो वो सेकेंड शेल में जाना था, इसलिए लिथियम को सेकेंड पीरियड में डाला गया। तो सेकेंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट होंगे वो डल जाएंगे। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन को थर्ड शेल में जाना था तो सोडियम को हमने थर्ड पीरियड में डाला। तो इस तरह से हमारे ग्रुप्स और पीरियड्स की फॉर्मेशन हुई है और इस तरह से हमारा पीरियोडिक टेबल बना है। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि जो भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ, वी विल डिस्कस अबाउट इट। ठीक है जी, तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया कि पीरियोडिक टेबल कैसे बना है, कैसे उन एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, ग्रुप्स कैसे बने हैं, पीरियड्स कैसे बने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से सेम होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने पे सेम हो रहे हैं, या फिर एक ही शेल के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो इस तरह से कैसे फॉर्मेशन हुई है। एक चीज हम और डिस्कस करेंगे यहाँ पे लास्ट ग्रुप के बारे में। अगर हम आगे से तो हम देख रहे हैं, पीछे से भी देख लेते हैं। एक यहाँ पे हम ये चीज कहते हैं कि स्टेबल एलिमेंट्स। स्टेबल एलिमेंट्स उनको बोला जाता है जिनका शेल कंप्लीट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे बात की थी KLM की। जो KLMN है, मतलब फर्स्ट वाले शेल को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। फर्स्ट शेल को अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, दैट मीन्स कि अगर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो हमारा एटम स्टेबल हो गया, वो किसी के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा। या फिर सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। अगर कोई भी शेल कंप्लीट होता है जिसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वो उसमें होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि वो स्टेबल एटम होते हैं। स्टेबल होते हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे देखते हैं, हीलियम की बात करते हैं। यहाँ पे हीलियम जो है हमारा ग्रुप 18 में आ रहा है। तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे फर्स्ट शेल के अंदर 2 ही चाहिए होते हैं। तो हमारा जो शेल है वो कंप्लीट है, दैट मीन्स ये स्टेबल है। स्टेबल का मतलब है ना तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ना ही ये किसी से इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहता है। तो ये हमारा स्टेबल होता है
तो ये वाला जो लास्ट वाला ग्रुप होता है ग्रुप 18, इसको हम ये भी बोलते हैं नोबल गैसेस। क्यों बोलते हैं नोबल गैसेस? क्योंकि बहुत नोबल होती हैं, किसी के साथ पंगा नहीं लेती, बहुत स्टेबल होती हैं। तो और भी जितने भी एलिमेंट इनके अंदर आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे नोबल गैसेस होते हैं। उनका सबका आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो कंप्लीट होता है। अगर हम इससे एक पहले वाले की बात करें, ग्रुप 17 की बात करें, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं इसमें? फ्लोरीन, क्लोरीन, ये वाले एलिमेंट्स होते हैं। इन एलिमेंट्स को बोलते हैं हैलोजेंस। इस ग्रुप 17 का एक नाम होता है जिसको क्या बोलते हैं? हैलोजेंस। ग्रुप 17 को नाम दिया गया है हैलोजेंस, हैलोजन फैमिली बोलते हैं इसको। अब अगर इनके वैलेंस शेल की बात करें तो आप ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। फ्लोरीन का अगर एटॉमिक नंबर 9 होता है, दैट मीन्स कि अगर हम फ्लोरीन का बनाना चाहें तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड शेल के अंदर कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर सेकेंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसको अपना एटम स्टेबल बनाने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। समझ आ रही है कि हम हर एक एलिमेंट जो होता है, दैट मीन्स वो हर एक एलिमेंट अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करता है। तो जो ग्रुप 17 है उसको नोबल गैस बनने के लिए या फिर अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो उस इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए ये बहुत कोशिश करते हैं, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। जैसे मैंने बोला कि जो नोबल गैसेस है वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती है, बट जो इससे पहले वाला ग्रुप है ग्रुप 17, ये क्या होता है? बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, क्योंकि ये दूसरों से एक इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन ताकि ये स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में। अभी तक मैंने आपको सारा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है कि पीरियोडिक टेबल कैसे बनता है, ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, किस तरह से उसमें एलिमेंट्स अरेंज किए जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, शेल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स। हमने ये चीज देखी कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं अगर हम, तो ऐसे जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं अगर डाउन द ग्रुप, तो हम क्या करेंगे? अगर हम नीचे जा रहे हैं तो जैसे हाइड्रोजन से लिथियम गए, लिथियम से सोडियम गए, तो हमने यही बात बताई ना अभी कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो किस तरह से पीरियड फॉर्मेशन हुई है, एक एक शेल इंक्रीज होता जाता है, तभी पीरियड्स बने हैं। पीरियड 1 के अंदर फर्स्ट शेल है, पीरियड 2 के अंदर 2 शेल्स हैं, पीरियड 3 के अंदर 3 शेल्स हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो हमारे जो है नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अलोंग द पीरियड जाते हैं, इसको बोलते हैं, अगर ऐसे नीचे को एरो बनाऊंगी मैं तो इसका मतलब होगा डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप मतलब एक ही ग्रुप के अंदर हम नीचे जा रहे हैं। अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल एरो बनाएंगे तो इसका मतलब होगा अलोंग द पीरियड, इसका मतलब है हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, लाइक इसी की बात करें लिथियम बेरिलियम, अगर हम एक ही पीरियड के अंदर जा रहे हैं तो इसका क्या मतलब होगा? एक ही शेल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं जब तक वो स्टेबल नोबल गैस नहीं बन जाता। ठीक है, सेकेंड शेल की बात करें, पहले लिथियम अटैच हुआ, फिर एक और इलेक्ट्रॉन हुआ, बेरिलियम बना, ऐसे एक और इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पे कंपाउंड बनेगा, ऐसे जब तक वो नोबल गैस नहीं बन जाता तब तक उसी सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। तो इन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अब हमने अपनी प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रॉपर्टीज। जी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस के बारे में कि एटॉमिक रेडियस कैसे, अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें, कैसे इंक्रीज होता है या कैसे डिक्रीज होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करें तो एक बार अगर आपको टेबल की कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना तो आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो अब मैं डायरेक्ट वही वर्ड्स यूज करूंगी जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाए हैं कि डाउन द ग्रुप जाते हुए, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप का मतलब है नीचे जाना है, नीचे जाना है का मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो अगर हम पीरियड्स चेंज कर रहे हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियस, एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस जो है हमारा वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्यों? यू हैव टू टेल मी द रीजन। कोई भी एटम हमने बनाया है, उसका सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके बाद शेल्स हैं, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हमारा एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज करता है। व्हाई? कॉन्सेप्ट
का आंसर हमारे ऑलरेडी पढ़े हुए टॉपिक में ही था। क्या? अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमने क्या कहा? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे बोला था कि अगर ये डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हम, तो फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट शेल में है, सेकंड पीरियड में सेकंड शेल में है, थर्ड पीरियड में थर्ड शेल में है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं। सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, हमारे जो है शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, पहले हमारा एक शेल था, फिर हमारे दो शेल हो गए। अगर शेल इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली रेडियस भी तो इंक्रीज होगा ना। अगर एक और शेल बढ़ जाएगा तो रेडियस और बढ़ जाएगा, एक और शेल बढ़ जाएगा तो रेडियस और बढ़ जाएगा। जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं, दिस इंप्लाइज कि एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होता जाएगा। एटॉमिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है जी। रीजन पता लगा कि डाउन द ग्रुप जाते हुए एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। पहले तो ये चीज पता होना चाहिए कि डाउन द ग्रुप जाते हुए एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। अब आपको इसका रीजन पता होना चाहिए कि क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने की वजह से इसका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। अगर हम अलोंग द पीरियड की बात करें, सेकेंड कॉन्सेप्ट, अगर हम अलोंग द पीरियड की बात करें, अलोंग द पीरियड, अब अलोंग द पीरियड में तो कोई नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं करते। अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड मतलब एक ही पीरियड के अंदर हम ऐसे ग्रुप वाइज जा रहे हैं। तो मैंने अभी क्या बताया कि अगर हमारा जो भी वैलेंस शेल होगा उसके अंदर ही, मान लो पहले एक इलेक्ट्रॉन था, फिर इसके अंदर ही दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, फिर इसके अंदर ही तीसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फिर इसके अंदर ही चौथा आ रहा है, इसके अंदर ही पांचवा आ रहा है। अलोंग द पीरियड जाते हुए हमारा एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज होते रहते हैं। तो हमारा जो है एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करेगा। कई बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि अब सेम ही तो शेल है, एक ही शेल है, अभी हमने ना तो इसका साइज बढ़ाया है, ना ही नंबर ऑफ शेल इंक्रीज किए हैं, ना ही हमने नंबर ऑफ शेल डिक्रीज किए हैं, तो एटॉमिक रेडियस सेम रहना चाहिए। हमारा जो शेल है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसके वही है एक, ना तो हमने इसको इंक्रीज किया है शेल को, ना ही हमने डिक्रीज किया है। तो हमारा एटॉमिक रेडियस जो है वो सेम रहना चाहिए, बट वो सेम तो रहता नहीं है। इसका रीजन ये होता है क्योंकि हमारा न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है कि इस चीज को ध्यान से समझिएगा, लाइक जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाते हैं। आप नॉर्मली लगा लो कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मतलब है एक मैन खड़ा है, लाइक माई सेल्फ, मैं यहाँ पे सेंटर में खड़ी हूँ, मैं हूँ न्यूक्लियस। ठीक है, मेरे अराउंड एक बाउंड्री बनाई हुई है, वो फिक्स बाउंड्री है, एक पर्टिकुलर सर्कल बना हुआ है, उसके अंदर ही पहले एक इलेक्ट्रॉन खड़ा था, उस इलेक्ट्रॉन को मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ, फिर एक और इलेक्ट्रॉन खड़ा है, उसको भी मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ, फिर जैसे जैसे एक सेम ही रेडियस के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे, और न्यूक्लियस के अंदर चार्ज भी तो इंक्रीज हो रहा है ना, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ जाती है, क्योंकि एक ही जगह पे ज्यादा दूर तो है नहीं, तो उसको अट्रैक्ट करने में टाइम तो लगेगा नहीं। एक ही पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो वो उसको अपने पास ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाता है। जब वो अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के साथ, तो हमारा एटॉमिक रेडियस जो होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से हमारा एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट एटॉमिक रेडियस का क्या बना, एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस because the number of shells increases, and as we move along the period atomic radius decreases. Atomic radius why decreases? Because nuclear charge per electron increases. Electron remains in same number of shell, but nuclear charge per electron increases. That is why atomic radius decreases. ठीक है, आई थिंक आपको एटॉमिक रेडियस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से पहले हम एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करेंगे, दैट विल बी आयनाइजेशन एनर्जी। वेट अ मिनट, yes, we will discuss about now ionization energy. Ionization energy.
ठीक है जी। आयनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं? सो डेफिनेशन पहले करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ energy required to remove the outermost valence electron. So the minimum amount of energy means कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए required to remove the outermost valence electron, जो सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए जितनी कम से कम एनर्जी चाहिए, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल हमने लिया है सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11। हमने सेंटर में बनाया उसका न्यूक्लियस, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले शेल के अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, हमें इसको करना है रिमूव, इस शेल में से बाहर निकालना है। तो इसको, इस अट्रैक्शन को, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए हमें इसको बाहर से कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि हम उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके। तो जो मिनिमम से मिनिमम एनर्जी देने पे, मान लो आपने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको एनर्जी दी, वो नहीं रिमूव हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, वो रिमूव हो गया। तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर 6 पे रिमूव हो गया तो 7 पे भी तो हो जाएगा, 8 पे भी तो हो जाएगा, बट हमने मिनिमम लेनी है कि कम से कम कितनी एनर्जी देने पे वो रिमूव हो सकता है, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। अगर वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने पे रिमूव हो जाता है, दैट मीन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। सो कम से कम जितनी एनर्जी चाहिए होती है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी पता लगी क्या होती है। अब हमें इसका ट्रेंड पढ़ना है, दैट इज डाउन द ग्रुप। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमें बताना है कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। और अगर हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, एज वी मूव अलोंग द पीरियड, अगर हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं तो हमें बताना है कि हमारी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब इसमें भी कॉन्सेप्ट वही उठाना है जो हम पढ़ के आए हैं। देखिए, लाइक हमने जो ये देखा था कि अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, हीलियम, लिथियम, सोडियम, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, हमें अगर हमें हाइड्रोजन की बात करें तो हमें फर्स्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, लिथियम की बात करें तो हमें सेकंड शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, और अगर हम सोडियम की बात करें तो हमें थर्ड शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब जो भी इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आप ये देखो कि मैंने ये चीज बताई कि अगर मैं न्यूक्लियस हूँ, जो चीज मेरे ज्यादा पास होगी उसको मैं इतनी ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करके रखूंगी। पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। जो चीज, दो चीजें अगर जितनी ज्यादा पास होंगी उसमें उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी, और जो जितना ज्यादा दूर होगा पॉजिटिव और नेगेटिव उसमें उतनी ज्यादा अट्रैक्शन कम होगी। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसका फर्स्ट शेल ही है, फर्स्ट शेल तो सबसे पास है, तो न्यूक्लियस के ये सबसे पास होता है। सबसे पास होने का मतलब है इसको उसने ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करके रखा है। अगर उसको ज्यादा से अच्छे से अट्रैक्ट करके रखा है, दैट मीन उसको रिमूव करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बट अगर हम सोडियम की बात करें, तो सोडियम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, सोडियम जो है वो थर्ड शेल में है, तो थोड़ा सा दूर हो गया ना एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में फर्स्ट शेल में था, सोडियम में थर्ड शेल में है, तो एज कंपेयर टू हाइड्रोजन अगर हम देखें तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट वाला वो दूर है, दूर होने की वजह से उसके बीच में इंटरेक्शन कम है। इंटरेक्शन कम होने की वजह से उस इलेक्ट्रॉन को हम थोड़ी कम एनर्जी देनी पड़ेगी हमें इसको निकालने के लिए। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बट सोडियम के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। रीजन, क्योंकि जैसे जैसे हमारे नीचे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। शेल्स इंक्रीज होने के बीच वजह से इंटरेक्शन डिक्रीज हो रही है, इंटरेक्शन डिक्रीज होने की वजह से हमें एनर्जी जो है वो कम देनी पड़ रही है। तो हमारा ट्रेंड क्या बनेगा यहाँ पे, एज वी मूव डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। नीचे जाते जाते हमारी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, हाइड्रोजन को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, लिथियम को कम देनी पड़ रही है, सोडियम को उससे भी ज्यादा कम देनी पड़ रही है। तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं हमारी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है। रीजन, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं।
नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से हमारी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सेकेंड कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एज वी मूव अलोंग द पीरियड। अगर हम अलोंग द पीरियड की बात करें, ऑपोजिट ट्रेंड ही आएगा, जैसे हमने एटॉमिक रेडियस में पढ़ा कि अगर नीचे जाते जाते एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो अलोंग द ग्रुप हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। तो सिमिलरली अगर डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है। बट अगर हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब इसका रीजन खुद आप सोच सकते हो अब तो इजीली। अगर हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं तो हमारा कोई शेल इंक्रीज नहीं हो रहा, सेम ही शेल के अंदर हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता जा रहा है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता जा रहा है का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पास आते जा रहे हैं, जितना ज्यादा पास आते जाएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या रीजन देंगे, बिकॉज एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों होता है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने की वजह से हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। थोरली इन सब कॉन्सेप्ट को समझिए, अगर आपको ये क्लियर हो जाएंगे तो कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं कि आपने क्या पढ़ा है, ये होते क्या ट्रेंड्स। क्योंकि ये जो ट्रेंड्स हैं आपके 11th क्लास में सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। 12th में जो आप पढ़ोगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सब में ये कॉन्सेप्ट आएंगे। उसके बाद आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी नीट की तैयारी कर रहे हो, कोई भी तैयारी कर रहे हो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो वहां पे जब आप इन सब कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, पीरियोडिक टेबल के ऊपर कोई भी कॉन्सेप्ट है तो ये जो है दी मस्ट कॉन्सेप्ट है। अगर इनको क्लियर नहीं होगा तो आप कभी समझ नहीं पाओगे कि चल क्या रहा है, कंफ्यूजन ही रहेगी। तो इन कॉन्सेप्ट को थोरली क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। सो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। सो वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अभी मैंने पीछे जब आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताया तो हमने क्या बोला कि आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन में से जब हमें उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो हमें उसको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर किसी एटम में से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हो तो आपको कोई ना कोई एनर्जी उसको देनी पड़ती है। बट अगर आप उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। बोथ आर द डिफरेंट थिंग। आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी, आपको इलेक्ट्रॉन क्या करना था, रिमूव, तो एनर्जी क्या देनी देनी पड़ रही थी, मतलब देना होता तो हम कहते हैं पॉजिटिव। जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं ना एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, एंडो में हम देते हैं तो प्लस लेते हैं, एक्सोथर्मिक में हम रिलीज होती है एनर्जी तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं तो हमें एनर्जी उसको देनी होती है तो हम उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव। बट हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अगर हम क्या कहें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं, कोई भी हमारा एटम है इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना चाहते हैं। मान लो इसकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना चाहते हैं। तो कोई भी एटम के अंदर हम अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर हम उसमें ऐड करेंगे तो उस एटम में से एनर्जी रिलीज होगी मतलब वो अपने आप उसमें से एनर्जी निकालेगा। तो निकालेगा मतलब उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में ऐड करते हैं तो जितनी एनर्जी वो एटम रिलीज करता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आई एम गिविंग यू द स्टेटमेंट वंस अगेन, दैट इज the amount of energy released from the atom when an electron is added to the outermost shell is known as electron affinity। ठीक है जी। सो जितनी एनर्जी आपकी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है जी। अब इसका ट्रेंड बताना है हमें, डाउन द ग्रुप क्या ट्रेंड होगा और अलोंग द पीरियड क्या ट्रेंड होगा। डाउन द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड। ठीक है जी। सोचिए, अभी इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको बड़ा एक अच्छा सा एग्जांपल दे रही हूँ जिससे आपको हमेशा याद रहेगा कि इलेक्ट्रो कैसे इसका ट्रेंड लेना है। देखिए, हमने पीरियोडिक टेबल देखा था, हमने ये चीज बोली थी कि जो ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाली,
तो ये वाली जो होती है हाईली रिएक्टिव होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, या आप कह दो कि स्टेबल बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ग्रुप 17 को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए कि अगर कोई चीज स्टेबल होती है ना, अगर हम किसी चीज को बोल रहे हैं कि वो स्टेबल है, दैट मीन्स वो सबसे कम एनर्जी पे है। जिस जिस भी चीज के अंदर, कोई भी एलिमेंट ले रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हो, अगर उसके अंदर जितनी ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा एनर्जी का मतलब होता है उतनी ही ज्यादा उसके अंदर अनस्टेबिलिटी है। और अगर हम किसी भी चीज को बोलते हैं कि वो स्टेबल है, तो स्टेबल का मतलब होता है कि वो उतना ही ज्यादा लो एनर्जी के ऊपर है। तो अगर मान लीजिए क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, जब उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो उसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो जाता है और वो क्या हो जाता है? स्टेबल। और स्टेबल होने की वजह से उसको अपनी एनर्जी लो करनी पड़ती है। लो करने के लिए वो अपने में से एनर्जी रिलीज करेगा। कितनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा ताकि वो अपने पास कम से कम एनर्जी रख पाए। ठीक है जी, दैट मीन्स कि अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, अगर हम क्लोरीन की ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। नेगेटिव में तो होती है पर बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा ताकि इसके पास खुद के पास कम से कम एनर्जी रहे और वो स्टेबल रहे। तो क्लोरीन तो हमारा काफी एंड में आता है। तो अगर हम यहाँ से, हमारा डायरेक्ट ट्रेंड बन गया कि अगर हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं तो हमारी जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी मतलब ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, बिकॉज स्टेबिलिटी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो डाउन द ग्रुप अगर ट्रेंड लेंगे तो ऑब्वियसली हमारा ट्रेंड ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड देखें तो अगर डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि हमारी ये स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रही। स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रही, दैट इज वाई हमारी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या करती है? डिक्रीज करती है। ठीक है जी, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम मेटालिक करेक्टर और नॉन मेटालिक करेक्टर के बारे में। अब सिमिलरली हमें ट्रेंड बताना है मेटालिक करेक्टर और नॉन मेटालिक करेक्टर का। तो मेटालिक करेक्टर और नॉन मेटालिक करेक्टर का ट्रेंड अगर हम देखें तो 10th में भी आपने ये चीज पढ़ी है कि जो इधर वाले आगे वाले ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 2 3, ये सारे मेटल्स होते हैं। और जो पीछे वाले होते हैं ग्रुप 16 17, यहाँ पे 16 17 18, ये सारे हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। राइट, एक हमारे मेटल्स होते हैं यहाँ पे ग्रुप 1 2 3, आगे आगे हमारे सारे मेटल्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, और पीछे वाले सारे नॉन मेटल्स होते हैं। आपने टेबल देखा होगा तो उसमें हमने ये चीज देखी भी होगी, वो अलग अलग कलर से ड्रॉ किए होते हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ट्रेंड बता सकते हो क्या होगा। जैसे ही हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं तो ये मेटल से नॉन मेटल्स हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से लिखेंगे अलोंग द पीरियड, अगर हम मूव कर रहे हैं अलोंग द पीरियड, तो मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेस, क्योंकि मेटल से नॉन मेटल बन रहा है तो मेटल का करेक्टर तो नहीं आ रहा। तो मेटालिक करेक्टर की बात करें तो मेटालिक, आपको याद करने का तरीका बता दिया आपने, बता देना लेफ्ट हैंड साइड मेटल्स, राइट हैंड साइड नॉन मेटल्स। तो अलोंग द पीरियड मेटालिक करेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। और अगर हम नॉन मेटालिक करेक्टर की बात करें तो अलोंग द पीरियड हमारा जो नॉन मेटालिक करेक्टर होगा वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। सिमिलरली अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप हमारा क्या होगा? मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा और नॉन मेटालिक करेक्टर जो होगा वो डिक्रीज होगा। नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होगा। तो मैंने मेटालिक करेक्टर और नॉन मेटालिक करेक्टर दोनों को एक में ही समझा दिया आपको, या आपको बता भी दिया कि किस तरह से बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड सारे मेटल्स हैं, राइट हैंड साइड नॉन मेटल्स हैं। अगर हम मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं दैट मीन्स मेटालिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, और अगर हम मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं दैट मीन्स उसका नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें तो नीचे जा रहे हैं तो मेटालिक करेक्टर ऑपोजिट ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है और नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो मैं इसको दोबारा से तरीके से लिख देती हूँ। along the period metallic character decreases, metallic character decreases
and non-metallic character increases. Non-metallic character increases. Similarly, as we move down the group, metallic character increases. Metallic character increases and non-metallic character decreases. ठीक है, तो ये हमारा मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड हो गया. ठीक है, नेक्स्ट हमने एक और कंसेप्ट करना है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं. व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द टेंडेंसी to attract the shared pair of electrons, towards itself is known as electronegativity. कोई भी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मान लो कोवलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं. ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, जिसकी जितनी ज्यादा पावर होगी उस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, वो एलिमेंट उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. फॉर एग्जाम्पल H और S तो दोनों बराबर है, तो यहाँ नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल HCl, इसका जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन में से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है. तो क्लोरीन हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. अब वो क्यों होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन इसलिए होता है, सिमिलर वही चीज, क्लोरीन को अपना शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो उस इलेक्ट्रॉन को पाने की टेंडेंसी की वजह से वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ताकि वो अपने आप को स्टेबल बना सके, नोबल गैस बना सके. दैट इज वाई जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड मूव करेंगे, सेम ट्रेंड, एज वी मूव अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, एंड एज वी मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. ठीक है, अलोंग द पीरियड जाते हुए हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि हमें जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को देखते जाएंगे, उनको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए. यू कैन चेक द क्लोरीन ऑल्सो. बट अगर हम डाउन द ग्रुप देखेंगे तो ऑपोजिट ट्रेंड होता है, नीचे जाते जाते उनकी टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज होती जाती है, वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट जो जिनसे ट्रेंड्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल को लेके, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया है. ठीक है, तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पीरियोडिक टेबल का, ये सारा कंप्लीट हो चुका है. तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें और ज्वाइन करें डेली लर्न चैनल को. जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है डेली लर्न, तो वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय.